कहानी के शुरुआत में हमें अमेरिका के फेमस मिलिट्री बेस एरिया 51 का सीन दिखता है। इस बेस से बहुत ही सीक्रेसी के साथ कुछ मिलिट्री पैकेज ले जाए जा रहे थे, लेकिन कंटेनर में असल में क्या रखा था ये मिलिट्री ऑफिसर्स को भी नहीं पता था। वो बस हाई कमांड के ऑन ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। इसी बीच ठीक उसी वक्त पास के लास वेगस शहर में एक न्यूली मैरिड कपल घूमने आता है। एरिया 51 से लास वेगस शहर काफी पास था। वो कपल उस वक्त शहर के हाईवे पर ड्राइव कर रहा था। शाम का वक्त था और चारों तरफ पूरा अंधेरा था। अंधेरे हाईवे पर वो लोग काफी बेपरवाह होकर गाड़ी चला रहे थे। दूसरी तरफ से मिलिट्री कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा था। वो लोग भी मिलिट्री पैकेज को लेकर आपस में बातचीत में बिजी थे, इसलिए दोनों तरफ से आ रही पार्टियों ने एक दूसरे को नहीं देखा। नतीजा ये हुआ कि कॉन्वॉय और सामने से आ रही गाड़ी के बीच एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस टक्कर में वो कपल मौके पर ही खत्म हो गया और कॉन्वॉय के सामने वाली दो गाड़ियों में भी जोरदार ब्लास्ट हुआ। शायद उन गाड़ियों में कोई एक्सप्लोसिव रखा था, लेकिन कॉन्वॉय के पीछे वाली गाड़ियां एकदम सही सलामत थीं। उन गाड़ियों में मौजूद सोल्जर्स तुरंत नीचे उतरते हैं। वो देखते हैं कि एक्सीडेंट में कई सोल्जर्स मारे गए हैं और कुछ घायल हैं। तब उनका कमांडर मिलिट्री बेस पर कॉल करके हेल्प मांगता है। मिशन कंट्रोलर उनसे कंटेनर की हालत के बारे में पूछता है। टक्कर की वजह से जो कंटेनर वो ले जा रहे थे वो पहले ही खुल चुका था। सोल्जर्स बहुत सावधानी से उसे चेक करने लगते हैं। तभी हाई कमांड से उन्हें तुरंत वो जगह छोड़ने के लिए कहा जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंटेनर से उनकी आंखों के सामने ही एक जोम्बी उछलकर बाहर आता है। यानी एरिया 51 में इस जोम्बी को लेकर कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस जोम्बी ने उन पर हमला कर दिया। उस पर गोलियां चलाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो एक एक करके सबको अपना शिकार बनाता है और उनकी गर्दन पर काट लेता है। इससे वो मिलिट्री सोल्जर्स भी इन्फेक्टेड होकर जोम्बी बन जाते हैं। इसके बाद वो सब लास वेगस शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में पूरा शहर इन जोम्बीज के कब्जे में आ जाता है। जो भी उनके सामने आता वो उसे काट कर जोम्बी बना देते और ठीक इसी तरह जिंदा दिल लास वेगस जोम्बीज के शहर में बदल जाता है। शहर में हर तरफ धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलने लगता है। सिचुएशन बिगड़ते देख यूएस गवर्नमेंट पूरे शहर को सील करने का फैसला लेती है। शहर के चारों तरफ बड़े बड़े कंटेनर्स रखकर दीवार बनाने का काम शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ लोग अभी भी शहर के अंदर जोम्बीज से लड़ रहे थे। उनमें से कई आखिर में इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बस बहुत कम लोग ही शहर से बाहर निकल पाते हैं। उसके बाद पूरे लास वेगस को हमेशा के लिए अमेरिका से अलग कर दिया जाता है। इस घटना के लगभग 6 साल बाद के सीन में हम स्कॉट नाम के एक आदमी को देखते हैं। स्कॉट शहर के लास्ट सर्वाइवर्स में से एक था। जॉम्बीज के साथ फाइट करके वो अपनी बेटी को लेकर शहर से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। अब वो लास वेगस से बहुत दूर रहता है। इसी बीच एक दिन अचानक उससे मिलने टानाका नाम का एक शख्स आता है। टानाका लास वेगस का एक हेवीवेट कसीनो ओनर था। पूरा शहर जॉम्बीज के कब्जे में चले जाने के बाद उसे अपना कसीनो छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन उस कसीनो के वॉल्ट में अभी भी उसके $200 मिलियन फंसे हुए हैं। टानाका उन पैसों को रिकवर करना चाहता है क्योंकि सरकार अब से ठीक 3 दिन बाद लास वेगस पर एक न्यूक्लियर बम गिराने जा रही है। इस बम के जरिए पूरे शहर को राख में मिला दिया जाएगा ताकि जोम्बीज के खतरे से अमेरिका की बाकी स्टेट्स को बचाया जा सके। इसलिए टानाका इन 3 दिनों के अंदर ही अपने पैसे निकालना चाहता है, वरना शहर के साथ साथ उसके पैसे भी गायब हो जाएंगे। इसके लिए वो स्कॉट को एक टीम बनाने के लिए कहता है। असल में जोम्बीज के बीच से बच निकलने के बाद स्कॉट काफी फेमस हो गया था। पास्ट में उसकी अपनी एक मर्सनरी टीम, भाड़े के सैनिकों की टीम भी थी। इसी वजह से टानाका उसके पास आया है। उसे यकीन है कि स्कॉट ही उन पैसों को वापस ला सकता है। इस काम के बदले टानाका उसे $50 मिलियन देने का वादा करता है, क्योंकि उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर जोम्बी वर्ल्ड में घुसना होगा। दूसरी तरफ लास वेगस से निकले हुए कई लोग अभी भी कहीं और शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। उन्हें जोम्बी वर्ल्ड के बाहर कुछ क्वारंटाइन कैंप्स में रखा गया है। ऐसे ही एक कैंप में स्कॉट की बेटी केट वॉलंटियर के तौर पर काम कर रही थी। वहाँ उसकी गीता नाम की एक लड़की से गहरी दोस्ती थी। एक दिन गीता उसे बताती है कि लिली नाम की एक औरत गार्ड्स को चकमा देकर शहर के अंदर घुसने का रास्ता जानती है। गीता उसके जरिए जोम्बी वर्ल्ड में जाना चाहती है क्योंकि वो इस क्वारंटाइन कैंप से आजाद होना चाहती है और अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन कहीं और सेटल होने के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत है और जैसा कि आप जानते हैं लास वेगस ऐसी जगह है जहां पैसों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए वो रिस्क लेकर जोम्बीज के शहर में जाना चाहती है ताकि वहां से कुछ पैसे लाकर अपनी लाइफ बदल सके। लेकिन केट उसे ये खतरनाक काम करने से रोकती है। ठीक उसी वक्त उनके सामने सिक्योरिटी गार्ड कमिंग्स आ जाता है। केट उस पर अपना गुस्सा जाहिर करती है। तब कमिंग्स उनकी बॉडी चेक करता है कि कहीं वो जोम्बी इन्फेक्टेड तो नहीं है। उसके जाने के बाद गीता कहती है कि यहाँ वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि गार्ड्स जब चाहें उन्हें इन्फेक्टेड बताकर मार सकते हैं। केट फिर भी उसे रिस्क लेने से मना करती है और गीता भी वादा करती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इधर स्कॉट अभी भी अपनी उन भयानक यादों को भुला नहीं पाया है। लास वेगस से निकलते वक्त उसकी पत्नी इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसके बाद स्कॉट को मजबूरी में उसे अपने हाथों से मारना पड़ा था। वो सदमा आज भी उसके जहन में ताजा है। हर दिन इसी डरावने सपने के साथ उसकी नींद खुलती है, लेकिन इसके बावजूद वो टानाका
टानाका के प्रपोजल के लिए मान जाता है। अपनी जान दांव पर लगाकर उसने वेगस के कई लोगों को बचाया था, अब वो खुद के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो टानाका को फोन करके अपनी रजामंदी दे देता है। तब टानाका उसे एक टीम तैयार करने के लिए कहता है और बताता है कि उसका असिस्टेंट मार्टिन भी उनके साथ इस मिशन पर जाएगा। इसके बाद स्कॉट एक एक करके अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। सबसे पहले वो अपनी पुरानी टीममेट मारिया क्रूज के पास जाता है। सब कुछ सुनने के बाद मारिया मान जाती है। इसके बाद वो 2 और टीममेट्स वैंड्रो और हेलीकॉप्टर पायलट पीटर्स को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। फिर वो जाते हैं माइक घूसमे नाम के एक यूट्यूबर के पास। ज़ॉम्बी किलर के तौर पर वो पूरे अमेरिका में मशहूर था। वो अक्सर चोरी छिपे वेगस में घुसकर ज़ॉम्बीज को मारता था और इन नजारों को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता था। ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता था और माइक भी बिना किसी शर्त के उनके साथ चलने को तैयार हो गया। आखिर में स्कॉट और मारिया डिएटर नाम के एक वॉल्ट क्रैकर से मिलते हैं, क्योंकि कसिनो की तिजोरी खोलने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत थी। वो भी इस काम के लिए मान जाता है। इस तरह पूरी टीम सेट होने के बाद सब अपने हथियार और सामान रेडी कर लेते हैं। फिर वो सब मिलकर टानाका से मिलते हैं, जहां वो सबको मिशन की पूरी डिटेल्स समझाता है। मिशन शुरू करने के लिए सबसे पहले उन्हें चुपके से वेगस में घुसना होगा और ये काम उन्हें पैदल ही करना पड़ेगा, क्योंकि लास वेगस का एयर स्पेस अभी रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर लेकर अंदर नहीं जा सकते। हालांकि इसमें चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वेगस के अंदर पहले से ही एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिसके जरिए वो शहर से बाहर निकल सकते हैं। शहर में घुसने के बाद जाहिर है कि ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे, लेकिन उन्हें उन सब को खत्म करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके बाद उन्हें सीधे उस कसिनो में घुसकर तिजोरी खोलनी होगी और डीटर को इसी काम के लिए हायर किया गया है। जैसे ही वो तिजोरी खोलेगा, वहां से $200 मिलियन निकलेंगे। दूसरी तरफ इसी बीच पायलट पीटर्स हेलीकॉप्टर में फ्यूल भर लेगी और फिर वो सारे पैसों को हेलीकॉप्टर में लोड कर लेंगे। इसके बाद रेस्क्यू टीम का भेष धर कर वो शहर से बाहर निकल आएंगे। इस पूरे मिशन को खत्म करने के लिए उनके पास सिर्फ 32 घंटे का वक्त होगा। टानाका उन्हें पूरा प्लान इसी तरह ब्रीफ करता है। पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये प्लान पूरी तरह रिस्क फ्री है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कदम कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। इसीलिए मिशन शुरू होने से पहले ही माइक का एक साथी डर के मारे टीम छोड़ देता है, मगर बाकी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर मिशन पर जाने के फैसले पर डटे रहते हैं और उनके साथ जुड़ता है टानाका का सिक्योरिटी हेड मार्टिन। इधर सब प्लान सेट करने के बाद स्कॉट अपनी बेटी केट से मिलता है। केट पहले तो उसे देखकर कोई बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि माँ की मौत के बाद से बाप बेटी के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन स्कॉट उसे $15 मिलियन चैरिटी में देने का ऑफर देता है। इस पैसे से क्वारंटाइन कैंप में रहने वाले लोगों का आसानी से सेटलमेंट किया जा सकेगा। इसके बदले केट को बस एक छोटा सा काम करना होगा। दरअसल केट इस कैंप और इसके रास्तों को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो वेगस के अंदर घुसने का रास्ता भी निकाल सकती है। इसी वजह से स्कॉट उसकी मदद चाहता है। केट की बात मानकर वो लोग क्वारंटाइन कैंप आते हैं, जहां वो सबकी मुलाकात लिली से कराती है। लिली उन सबको अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच केट अचानक अपनी सहेली गीता की बेटियों को रोते हुए देखती है। वो उसे बताती हैं कि गीता पहले ही ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर जा चुकी है। ये सुनकर केट गुस्से में लिली को मुक्का जड़ देती है, क्योंकि लिली ने ही चंद पैसों के लिए गीता को अंदर जाने में मदद की थी। लिली सफाई देती है कि उसे गीता की बेटियों के बारे में कुछ नहीं पता था, वरना वो उसकी हेल्प नहीं करती। अब केट जिद पकड़ लेती है कि वो गीता को ढूंढने के लिए उनके साथ ही जाएगी। स्कॉट अपनी बेटी को इस मौत के खेल में बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता था। वो उससे गीता की फोटो मांगता है ताकि वो खुद उसे ढूंढ सके, लेकिन केट साफ कह देती है कि अगर वो उसे साथ नहीं ले गए तो वो अकेले ही उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी वर्ल्ड में घुस जाएगी। आखिर में उसकी सेफ्टी को देखते हुए स्कॉट मान जाता है, पर एक शर्त रखता है कि केट को हमेशा उसके पास रहना होगा। इधर लिली को इस टीम में एक एक्स्ट्रा मेंबर चाहिए था। तभी वहाँ गार्ड कमिंग्स घूम रहा होता है। लिली उसे $20,000 का लालच देकर टीम में शामिल कर लेती है। फिर वो सबको चुपके से एक गुप्त रास्ते से अंदर ले आती है। कई कंटेनर्स के बीच से गुजरने के बाद वो ज़ॉम्बी वर्ल्ड के मेन दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही सब उस मौत के कुएं में कदम रखते हैं। सबसे पहले उन्हें ज़ॉम्बीज की लाशों का एक बड़ा ढेर दिखता है। लिली बताती है कि इस प्रजाति के ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। लेकिन जैसे ही बारिश होगी ये फिर से जिंदा हो उठेंगे, इसीलिए हर कदम पर सावधान रहना होगा। वो लोग धीरे धीरे शहर की सड़कों पर आगे बढ़ते हैं। तभी दूर से एक अजीब सी दहाड़ सुनकर सबके पैर थम जाते हैं। सब आसपास खड़ी गाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद वो जो देखते हैं उससे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर खड़ा था, यानी इस शहर के जानवर भी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लिली बताती है कि ये बाघ कभी शहर के सर्कस का हिस्सा था, लेकिन अब ये ज़ॉम्बीज के इस शहर की रखवाली करता है। कुछ देर बाद जब बाघ वहां से चला जाता है, तब लिली सबको गाइड करते हुए फिर से आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक वो कमिंग्स के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसकी पिस्तौल देखना चाहती है। कमिंग्स जैसे ही अपनी पिस्तौल उसे देता है, लिली उसके पैर में गोली मार देती है। इसके बाद वो उसके हाथ पांव भी बांध देती है। लिली की इस हरकत से सब हैरान रह जाते हैं। तब वो सबको पूरी
पूरा मामला समझाती है। दरअसल बाहर की दुनिया जैसा सोचती है, हकीकत वैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिर्फ आम ज़ॉम्बीज़ ही नहीं है, बल्कि उनके साथ अल्फा ज़ॉम्बीज़ भी मौजूद हैं। ये ज़ॉम्बी बहुत ही फुर्तीले और ताकतवर हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो इंसानों की तरह सोच भी सकते हैं। उन्हें मारने का इकलौता तरीका है सीधे उनके सिर में गोली मारना। लिली बताती है कि अगर हम किसी को तोहफे के तौर पर उनके लिए छोड़ दें तो वो खुश हो जाएंगे, जिससे कसीनो तक जाने का रास्ता आसान और सेफ हो जाएगा। ठीक इसी वजह से लिली ने कमिंग्स को शूट किया था, और ऐसा करने पर उसे कोई पछतावा भी नहीं था, क्योंकि कमिंग्स एक रेपिस्ट था और उसने क्वारंटाइन सेंटर की कई लड़कियों को टॉर्चर किया था। स्कॉट और टीम के बाकी मेंबर्स को भी लिली की इस बात पर कोई एतराज नहीं होता, इसलिए लिली उसे रास्ते के बीच में ही छोड़कर वेट करने लगती है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक फीमेल ज़ॉम्बी आती है। उसके कपड़े थोड़े अजीब थे और उसके सिर पर मुकुट जैसा कुछ था, यानी वो पक्का अल्फा ज़ॉम्बीज़ की क्वीन थी। ये क्वीन ज़ॉम्बी कमिंग्स के पास आकर उसे सूंघने लगती है। उसके सामने स्कॉट और बाकी टीम खड़ी थी, लेकिन वो उन पर हमला करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे एक इंसान तोहफे में दिया गया है। इसके बाद उसका एक साथी आकर कमिंग्स को खींच कर ले जाता है। तब जाकर सब राहत की सांस लेते हैं। लिली उन्हें बताती है कि एरिया 51 से भागने वाला ज़ॉम्बी ही इनका लीडर है, और वो जिसे काटता है वो अल्फा ज़ॉम्बी बनता है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा ज़ॉम्बी जिसे काटते हैं वो नॉर्मल ज़ॉम्बी बनता है। इस तरह यहाँ ज़ॉम्बीज़ का एक पूरा किंगडम बन चुका है, जिसे ज़ॉम्बी किंग और क्वीन कंट्रोल करते हैं। इधर क्वीन और उसके साथी कमिंग्स को अपने ठिकाने पर ले आते हैं। वहाँ उनके सामने आता है ज़ॉम्बी किंग ज्यूस अपनी पत्नी यानी क्वीन के पेट पर कान रखकर कुछ चेक करता है, और अचानक सारे ज़ॉम्बी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उनकी इस खुशी की वजह आपको आगे पता चलेगी। फिर ज्यूस कमिंग्स को काट लेता है, जिससे वो भी एक अल्फा ज़ॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ बाकी टीम कसीनो की तरफ बढ़ रही थी। अचानक वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां अनगिनत ज़ॉम्बी खड़े थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। असल में वो सब सो रहे थे। लिली सबको बिल्कुल शोर न करने की हिदायत देती है, क्योंकि जरा सी आवाज भी उन्हें जगा सकती थी। उन्हें इन ज़ॉम्बीज़ के बीच से ही निकलना था। तब स्कॉट एक आइडिया निकालता है। वो अपने बैग से ग्लो स्टिक निकालकर ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंकता है, और उसकी हल्की रोशनी के सहारे सब आगे बढ़ने लगते हैं। एक एक करके सब निकलने ही वाले होते हैं कि तभी टीम की मेंबर चेम्बर्स मार्टिन को आगे जाने के लिए कहती है। शुरू से ही उसे मार्टिन पर शक था कि टानाका ने उसे किसी खास मकसद से यहाँ भेजा है। अब मार्टिन उसकी बात मानकर आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके मन में एक चाल चल रही होती है। ज़ॉम्बीज़ के डेरे से बाहर निकलते वक्त वो जानबूझकर ग्लो स्टिक को दूसरी तरफ वाले कमरे में फेंक देता है। चेम्बर्स उसी स्टिक को फॉलो करते हुए गलती से ज़ॉम्बीज़ के एक झुंड के बीच फंस जाती है। बाहर निकलने का कोई रास्ता न देख वो बहुत परेशान हो जाती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो चुपचाप अपनी चाकू से ज़ॉम्बीज़ को मारकर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक उसका हाथ लगने से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिससे शोर होता है और आसपास के सारे ज़ॉम्बी जागकर उसे घेर लेते हैं। अब चेम्बर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पर गोलियां चलाने लगती है। फायरिंग की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी जग जाते हैं, और बाहर से स्कॉट और उसकी टीम भी कवर देने के लिए गोलियां चलाने लगती है। चेम्बर्स अकेले ही कई ज़ॉम्बीज़ को ढेर कर देती है, पर तभी मार्टिन बाहर से कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। उसका मकसद चेम्बर्स को मौत के मुंह में धकेलना ही था। चेम्बर्स हार नहीं मानती और दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज़ ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। आखिर में वो उसे काटकर इन्फेक्टेड कर देते हैं। ये देखकर मार्क को मजबूरी में चेम्बर्स के पीछे रखे गैस कनस्तर पर गोली चलानी पड़ती है, जिससे ब्लास्ट होता है और चेम्बर्स के साथ साथ सारे ज़ॉम्बी वहीं मारे जाते हैं। अपनी साथी को इस तरह खोने से मार्क बहुत दुखी होता है, पर अब आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद वो कुछ और ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए कसीनो के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें अचानक कसीनो का एक ब्लूप्रिंट मिलता है। इसे देखकर समझ आता है कि टानाका ने पहले भी कुछ लोगों को यहाँ भेजा था, लेकिन शरीफ बनने का नाटक कर रहा मार्टिन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब स्कॉट सबको उनकी जिम्मेदारियां बांट देता है। उसके कहे मुताबिक पीटर्स और मारिया हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने चले जाते हैं। डीटर, मार्क और वैंड्रो को वो तिजोरी खोलने के लिए भेजता है, और वो खुद केट को लेकर जनरेटर चालू करने निकल जाता है। वहाँ स्कॉट अपनी बेटी केट से पूछता है, मुझसे तुम्हारी नाराजगी की आखिर वजह क्या है? तुम्हारी माँ ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसे मारने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जवाब में केट कहती है कि उसे माँ की मौत का गुस्सा नहीं है, बल्कि गुस्सा इस बात का है कि उसके बाद स्कॉट ने कभी उसकी सुध नहीं ली। तब स्कॉट समझाता है कि उसे केट की आंखों में हमेशा उसकी माँ नजर आती थी, इसलिए चाहकर भी वो उसके पास नहीं रह पाया, लेकिन अब वो दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। केट कहती है कि इतने सालों की नफरत के बाद दोबारा नॉर्मल होने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। बाप बेटी की इस बातचीत के बीच स्कॉट जनरेटर चालू कर देता है और पूरे कसीनो की लाइटें जल उठती हैं। रोशनी में कसीनो बिल्कुल नया जैसा चमकने लगता है। इधर डीटर, मार्क और वैंड्रो लिफ्ट से ऊपर जाते हुए कुछ और ज़ॉम्बीज़ को खत्म करते हैं। इसके बाद वो बहुत सावधानी से उस वॉल्ट के सामने पहुंचते हैं। वॉल्ट रूम के दरवाजे के सामने कई कंकाल पड़े थे, जिसका मतलब था कि उनसे पहले भी कुछ लोग इस तिजोरी को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। वैंड्रो समझ जाता है कि ये जगह शायद
शायद ट्रैप्स से भरी हुई है, इसलिए वो उन ट्रैप्स को चेक करने के लिए ऊपर की मंजिल से कुछ ज़ॉम्बीज को पकड़ लाता है। वो लोग ज़ॉम्बीज को खाने का लालच देकर उन ट्रैप्स की तरफ धकेल रहे थे। पहला ज़ॉम्बी तो उल्टा उन्हीं पर हमला कर देता है, जिसे वो गोली मार देते हैं। फिर दूसरा ज़ॉम्बी एक कटे हुए हाथ के लालच में ट्रैप की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे उसके कदम पड़ते हैं, एक एक करके सारे ट्रैप एक्टिव होने लगते हैं। दूसरी तरफ लिली और मार्टिन कसिनो के बाहर घूम रहे थे। तभी अचानक दूर से ज़ॉम्बी क्वीन उनकी तरफ बढ़ती है। मार्टिन तुरंत उस पर रस्सी फेंक कर उसे बांध लेता है। तभी क्वीन का साथी उस पर हमला कर देता है। मार्टिन की कई गोलियां लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता और वो मार्टिन को काटने ही वाला होता है कि सही वक्त पर लिली उसके सिर में गोली मारकर मार्टिन की जान बचा लेती है। लेकिन इसके बाद मार्टिन जो करता है वो बहुत ही खौफनाक था। वो ज़ॉम्बी क्वीन का सिर काटकर शरीर से अलग कर देता है। सिर कटते वक्त क्वीन दर्द से बुरी तरह चिल्लाती है। हैरानी की बात ये थी कि कटने के बाद भी वो सिर जिंदा था। उसकी चीख बहुत दूर तक जाती है, जिसे ज़ॉम्बी किंग ज्यूस सुन लेता है। उस वक्त ज्यूस ने 3 इंसानों को बंदी बना रखा था, जिनमें केट की सहेली गीता भी थी। ज्यूस उन्हें वहीं छोड़कर क्वीन की तरफ भागता है। क्वीन का सिर इस तरह कटा देख लिली डर जाती है, क्योंकि शहर में घुसते वक्त ज़ॉम्बीज के साथ उनका एक अनकहा समझौता हुआ था। मार्टिन की इस हरकत से अल्फा ज़ॉम्बीज बुरी तरह भड़कने वाले थे, लेकिन मार्टिन कहता है कि उसके बॉस और सरकार के लिए इस सिर की कीमत कसिनो के करोड़ों डॉलर से भी ज्यादा है, क्योंकि इस पर रिसर्च करके एक ज़ॉम्बी आर्मी बनाई जा सकती है। लिली इसका विरोध करती है, पर मार्टिन उसे और पैसों का लालच देकर चुप करा देता है। थोड़ी देर बाद ज्यूस एक ज़ॉम्बी घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचता है। अपनी क्वीन को बिना सिर के देख वो इंसानों की तरह बिलख उठता है। फिर वो क्वीन के पेट के पास कान लगाकर कुछ चेक करता है और एक भयानक चीख मारता है। असल में क्वीन के पेट में ज्यूस का बच्चा पल रहा था। धड़कन न मिलने पर उसे एहसास हो जाता है कि उसका बच्चा भी मर चुका है। मूवी की शुरुआत में ज़ॉम्बीज का जो जश्न था वो इसी बच्चे की खुशी में था। इधर पायलट पीटर्स उस पुराने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बरसों से खड़े रहने की वजह से उसमें जंग लग चुका था। जैसे ही वो स्टार्ट होता है, उसके पिछले हिस्से में आग लग जाती है और पीटर्स उसे बुझाने में जुट जाती है। तभी कसिनो के अंदर सबको एक खबर मिलती है कि शहर पर बम गिराने का वक्त बदल दिया गया है। अब से सिर्फ 1.5 घंटे बाद ही परमाणु बम गिराया जाएगा। उनके पास अब वक्त बहुत कम था। वॉल्ट के पास डिएटर अभी भी ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। स्कॉट उसे डिस्टर्ब करता है तो वो कहता है कि इसमें आधा घंटा लगेगा, लेकिन सबको हैरान करते हुए वो सिर्फ 5 मिनट में ही लॉक खोल देता है। जैसे ही तिजोरी खुलती है, उनके सामने पैसों का ढेर होता है। बिना देर किए वो सारे पैसे बैग्स में भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ज्यूस अपनी क्वीन की बॉडी लेकर बाकी ज़ॉम्बीज के पास जाता है। क्वीन की यह हालत देखकर सब ज़ॉम्बीज बुरी तरह भड़क जाते हैं और झुंड बनाकर कसिनो की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच केट गीता को ढूंढने के लिए बाहर निकल आई थी। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो किसी तरह एक गाड़ी के पीछे छिप जाती है और उनके जाते ही कसिनो की तरफ भागती है। इधर वॉल्ट के अंदर स्कॉट को अचानक एहसास होता है कि केट वहाँ नहीं है। वो तुरंत समझ जाता है कि केट पक्का गीता को ही ढूंढने गई होगी। वो उसे खोजने के लिए निकलने लगता है तो मारिया भी उसके साथ जाने की जिद करती है, क्योंकि वो स्कॉट को पसंद करती थी। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, लिफ्ट खुलते ही ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। उनमें से एक ज़ॉम्बी मारिया का गला पकड़ लेता है और स्कॉट की आंखों के सामने ही उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद स्कॉट और ज़ॉम्बीज के बीच खूनी लड़ाई शुरू होती है, जहां वो अपनी पिस्तौल और चाकू से एक एक करके सबको ढेर कर देता है। वहीं मार्टिन और लिली भी ज़ॉम्बीज से बचते हुए कसिनो के अंदर घुस गए थे, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं। तभी अचानक मार्टिन अपनी असली रंगत दिखाता है और लिली को एक कमरे में बंद कर देता है। वो कहता है कि उसका मकसद किसी को बचाना नहीं था। टानाका को सिर्फ उस ज़ॉम्बी क्वीन का सिर चाहिए था, क्योंकि उसकी कीमत वॉल्ट के पैसों से कहीं ज्यादा है। मार्टिन यह भी बताता है कि वो बाहर जाकर पीटर्स को मारकर हेलीकॉप्टर छीन लेगा और सबको मरने के लिए छोड़कर भाग जाएगा। यह कहकर वो वहां से निकल जाता है। इतनी देर में ज्यूस अपनी फौज के साथ कसिनो के अंदर आ धमकता है। वैंड्रो और माइक उसके सिर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन ज्यूस लोहे का हेलमेट पहनकर आया था, इसलिए गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वैंड्रो उससे हाथ से लड़ने की कोशिश करता है, पर ज्यूस इतना ताकतवर था कि वो उसका हाथ बुरी तरह मरोड़ देता है। तभी डिएटर पीछे से आता है और वैंड्रो को वॉल्ट के अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो बच सके, लेकिन ज्यूस खुद डिएटर पर टूट पड़ता है। उधर मार्टिन बिल्डिंग के बाहर तो पहुंच जाता है, पर उसे पता चलता है कि उसके बैग में क्वीन का सिर नहीं है। तभी पीछे से ज़ॉम्बी टाइगर उस पर हमला कर देता है। बाघ उसे पटक पटक कर अधमरा कर देता है और आखिर में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। यानी मार्टिन ने क्वीन के साथ जो किया था उसे वैसी ही मौत मिली। इधर स्कॉट, लिली और माइक अभी भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। वो कई ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं, लेकिन आखिर में माइक को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। माइक समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो अपने पास मौजूद सारे ग्रेनेड्स की पिन खींच लेता है और एक जोरदार धमाके के साथ खुद को और दर्जनों ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। अब सिर्फ स्कॉट और लिली ही बचे थे जो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ ज़ॉम्बी किंग ज्यूस आ धमकता है। अचानक लिली अपने बैग से ज़ॉम्बी
क्वीन का कटा हुआ सिर निकालती है, यानी उसने चालाकी से मार्टिन के बैग से उसे चुरा लिया था। क्वीन का सिर उस वक्त भी जिंदा था। लिली उस सिर पर पिस्तौल तान देती है और ज्यूस को पीछे हटने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर ज्यूस रुक जाता है और इसी बीच स्कॉट और पीटर्स हेलीकॉप्टर में जा बैठते हैं। लेकिन तभी ज्यूस गुस्से में एक लोहे की रॉड उनकी तरफ फेंकता है। वो रॉड लिली के सीने के आर पार होकर उसे दीवार से टांग देती है। मरते मरते लिली क्वीन का सिर ऊंचाई से नीचे फेंक देती है और खुद भी वहीं दम तोड़ देती है। अपनी क्वीन के सिर को इस तरह खोकर ज्यूस अब और भी ज्यादा पागल और बदला लेने के लिए बेताब हो जाता है। इधर स्कॉट और पीटर्स हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। स्कॉट अपने साथ पैसों के बैग नहीं ला पाया था, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्राइक होने में सिर्फ 9 मिनट बचे थे। स्कॉट पीटर्स को बताता है कि टानाका ने उन्हें पैसों के लिए नहीं बल्कि जानबूझकर मौत के जाल में फंसाने के लिए भेजा था। पर स्कॉट तो बच गया था, लेकिन केट अभी भी कसीनो के अंदर ही फंसी थी। स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए दोबारा कसीनो जाने का रिस्क लेता है। दूसरी तरफ केट काफी तलाश के बाद आखिरकार गीता और उसके साथियों को ढूंढ लेती है। वो लोग कसीनो से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी कमिंग्स उन पर हमला कर देता है। हाँ, वही कमिंग्स जो अब एक खतरनाक ज़ोंबी बन चुका था। वो एक शख्स को काट लेता है और जैसे ही केट की तरफ बढ़ता है, केट उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। लेकिन तभी उनके सामने ज्यूस और उसकी फौज आ जाती है। केट उन पर फायरिंग शुरू करती है। ज्यूस को छोड़कर बाकी ज़ोंबीज तो मारे जाते हैं, पर लोहे के हेलमेट की वजह से ज्यूस का कुछ नहीं बिगड़ता। तभी केट की गोलियां खत्म हो जाती हैं और ज्यूस उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। ठीक उसी वक्त स्कॉट वहां पहुंच जाता है और ज्यूस पर एक्सप्लोसिव फायर करता है। इसका फायदा उठाकर वो सब भागकर कसीनो की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पीटर्स हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें लेने आती है। केट, गीता और स्कॉट हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी छत पर ज्यूस आ धमकता है। एक्सप्लोसिव फायर भी उसे रोक नहीं पाया था। पीटर्स तेजी से हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करती है, पर ज्यूस एक लंबी छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। स्कॉट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ज्यूस की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। वो स्कॉट को बुरी तरह घायल कर देता है। उनकी इस छीना झपट्टी और लड़ाई के बीच एक गोली पायलट पीटर्स को भी लग जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बिगड़ने लगता है। इधर ज्यूस आखिरकार स्कॉट की गर्दन पर काट लेता है। ठीक उसी वक्त वो पास से उस न्यूक्लियर मिसाइल को गुजरते हुए देखते हैं। इसके बाद वो मिसाइल लास वेगस शहर को पूरी तरह धूल में मिला देती। हालांकि धमाके से पहले ही हेलीकॉप्टर शहर की सीमा से बाहर निकल आया था। इस दौरान ब्लास्ट की तेज रोशनी से ज्यूस का ध्यान भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉट उसके सिर में गोली मारकर उसे आखिरकार खत्म कर देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर शहर के बाहर क्रैश हो जाता है। मलबे से केट बाहर निकलती है, पर इस क्रैश में पायलट पीटर्स और गीता की मौत हो जाती है। केट और उसका पिता स्कॉट अभी भी जिंदा थे, लेकिन ज्यूस के काटने की वजह से स्कॉट का क्या अंजाम होने वाला था, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ज़ॉम्बी बनने से पहले स्कॉट केट को पैसों के कुछ बंडल देता है, जिन्हें वो कसीनो से लाने में कामयाब रहा था। वो केट से कहता है कि इन पैसों से वो अपना नया बिजनेस शुरू करे और गीता की बेटियों का भी ख्याल रखे। स्कॉट की ऐसी हालत देखकर केट बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। तभी अचानक स्कॉट में ज़ॉम्बी बनने के लक्षण दिखने लगते हैं और केट को मजबूरन अपने ही हाथों से उसे गोली मारनी पड़ती है। इस तरह उस ज़ॉम्बी वर्ल्ड से सिर्फ केट ही जिंदा वापस लौट पाती है, जिसे बाद में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बचा लेता है। दूसरी तरफ धमाके के वक्त तिजोरी के अंदर होने की वजह से वेंड्रो बच गया था। वो मलबे से जिंदा बाहर निकलता है और उसके पास पैसों के 2 बैग भी थे। उन पैसों के दम पर वो एक प्राइवेट प्लेन किराए पर लेता है और मैक्सिको के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सफर के दौरान अचानक उसे तबीयत खराब महसूस होने लगती है। जब वो प्लेन के वॉशरूम में जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसके हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान है, यानी किसी मोड़ पर उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब प्लेन लैंड होने के बाद क्या होने वाला है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। शायद हमें फिर से एक नई ज़ॉम्बी वर्ल्ड बनती हुई दिखेगी और बस यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।